हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज के इस सेशन में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हम लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि लक्ष्मीकांत को एक समराइज्ड वे में हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इससे क्या है कि रिवीजन करने में आपको बार बार परेशानी ना हो, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डीपीएसपी को कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। देखो, जब इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, हमने देखा था कि इंडिया के अंदर अभी तक का सबसे लंबा इमरजेंसी लगा था। करीब करीब अगर देखा जाए तो 2 साल लंबा इमरजेंसी लगा था। इमरजेंसी के ओवर होने के बाद इंदिरा गांधी जी को ये समझ आया कि कुछ चेंजेस लानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर देखोगे तो बहुत सारी चेंजेज आपको देखने को मिली थी। टोटल 59 आइटम्स को यहाँ पे ऐड किया गया था। टोटल 59 आइटम्स को कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड किया गया था। किसी अमेंडमेंट के अंदर अगर बात करें तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट अभी तक का यही बना, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना गया। तो इस समय क्या हुआ कि सरकार को एक ख्याल आया, क्योंकि देखो क्या है ना कि नेशनलिस्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप होप खो रहे हो तो आपके अंदर एक क्या करा जाए, हिम्मत जगाई जाए। और किसी भी देश में जहाँ पे देशभक्ति हो, देश प्रेम हो, वहाँ पे हिम्मत जगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उनको ये बताओ कि आपको देश की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट इन्होंने ईजाद किया। इन्होंने बोला, क्योंकि देखो इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे मूवमेंट चले। ठीक है, उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई यहाँ पे तो उन्होंने ये बोला कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर कंट्री। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने टोटल 10 ड्यूटीज ऐड करवाए थे। हालांकि अभी टोटल 11 ड्यूटीज है। जो लास्ट ड्यूटी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पे ऐड किया गया था। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पार्ट 4A के अंदर कहाँ दिखेगा ये, तो ये आपको पार्ट 4A के अंदर ये देखने को मिलेगा और आर्टिकल 51A के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जस्टिसेबल नहीं होगा एज लाइक डीपीएसपी। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या, इसके ओरिजिन क्या है, और फाइनली हम देखेंगे वो कौन कौन से ड्यूटीज़ है जो कि एज ए सिटीजन हमें क्या करने हैं, हमें फुलफिल करने हैं, हमें अपने नेशंस के टुवर्ड्स कौन कौन से ड्यूटीज निभाने, उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? इट इज द सेट ऑफ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सिटीजन ऑफ दैट नेशन। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये रिमाइंड करवाएगा, ये याद दिलाएगा किसको, सिटीजन्स को, कि वो जब राइट्स इंजॉय कर रहा है। देखो क्या होता है कि एज ए सिटीजन हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये बात बोली गई कि जब आप राइट्स को एंजॉय करते हो तो एज अ सिटीजन आपके कुछ ड्यूटीज भी बनेगी टुवर्ड्स योर नेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसको भी फुलफिल यहाँ पे करना है। ठीक है, इन एसेंस फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी समराइज्ड एज अ सेट ऑफ मोरल एंड इथिकल ऑब्लिगेशंस दैट सिटीजन आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड टुवर्ड्स अ नेशन। देखो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज का आपने कॉन्सेप्ट देखा, ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जस्टिसेबल नहीं होता। जस्ट लाइक डीपीएसपी भी जैसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल है कि आप जब फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके साथ साथ आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपके भी कुछ ड्यूटीज बनेंगे टुवर्ड्स नेशन। और ये जो ड्यूटी होंगे ये क्या होंगे, ये मोरली होंगे। ठीक है,
अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो देखो स्टार्टिंग में ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कहीं पे भी ड्यूटी की बात नहीं की गई थी। ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ही हमने इसको देखा था। और उस समय क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी का टेन्योर था, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, वो इमरजेंसी जस्ट खत्म हुआ था, 42nd अमेंडमेंट आता है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई जाती है। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी क्या करते हैं, यहाँ पे 10 फंडामेंटल राइट्स को, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर राइट टू टैक्स जैसी चीज़ें भी यहाँ पे शामिल थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की, उसके बाद फाइनली जो था हमने 10 डिफरेंट थिंग्स को ड्यूटीज़ के अंदर ऐड किया था, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को जब आप इंजॉय करोगे तो आपको सिंपल है कि ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ेगी। और देखो यही चीज़ है कि ये जो फेज है, आप जो 95-96 का फेज देख रहे हो, यहाँ पे क्या था कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक होम वॉर छिड़ा हुआ था। 2 तरह की थ्योरीज थी, एक जहाँ लोगों को लग रहा था कि सरकार डिक्टेट कर रही है, तो वहाँ भी कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसी नेशनलिस्ट थ्योरी का यहाँ पे फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए सिटीजन्स को बोला कि एज ए मोरल ड्यूटी आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स योर नेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमने टोटल कितने देखे, तो टोटल हमने 10 ड्यूटीज देखे हैं इसके अंदर। अब एक एक करके जो है 10 ड्यूटीज को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला ड्यूटी क्या होगा आपका, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ठीक है। जो पहली ड्यूटी ये है आपकी कि आपको आपके देश की जो सॉवरेनिटी है, देश की एकता जो है, उसका सम्मान करना है। उसके साथ साथ आपको आपके संविधान का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है। आपको आपके नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग का भी आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने अपमान किया, हालांकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप CRPC एक्ट के अंदर आपको जेल हो सकती है अगर आपने तिरंगे का अपमान किया तो, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे ड्यूटी क्या दी गई, तो सेकेंड ड्यूटी ये दी गई कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडिया डेट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो जो सेकेंड ड्यूटी है उसके अंदर ये चीज़ क्लियर की गई कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि हमें आज़ादी कैसे मिली। आपको पता है कि हम 200-250 साल 300 साल तक गुलाम रहे, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए गए। तो हमें कहीं ना कहीं जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके सेक्रीफाइसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको सम्मान देना है, ठीक है। हमारा अगला ड्यूटी क्या है, तो हमारा नेक्स्ट ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारा तीसरा ड्यूटी है वो ये कहता है कि हमें अपने देश की जो संप्रभुता है, जो एकता है, अखंडता है, इसको क्या करना है, इसको हमें खुद ही प्रिजर्व करना है, ठीक है। इसको हमें खुद ही बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। किसको किसको, तो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना है जिससे हमारी देश की सोवरेनिटी को खतरा हो, जिससे हमारा आपसी भाईचारा टूटे, जिससे हमारे देश की यूनिटी को खतरा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, तो नेक्स्ट हमारा ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, सपोज करो चाइना के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि देश को आपकी ज़रूरत है, आपको देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो ये फोर्थ ड्यूटी क्या कहता है कि आपको हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देनी है, आपको देश के लिए हमेशा खड़ा रहना है। और देखो इसीलिए मैंने बोला कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी सारे ब्लंडर्स हुए थे। इससे पहले भी हमने इमरजेंसी प्रोविजन देखा था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और कुछ नहीं था, उस समय जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बेसिकली जो इंडिया की पब्लिक थी, इंडिया के सिटीजन्स थे, इनको मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने ये इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे डाला था, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट की आ जाती है ना, जहाँ पे नेशनलिटी की आ जाती है, एक देशभक्ति का कॉन्सेप्ट आ जाता है,
तो वहाँ पे इंसान जो है मरने मारने के लिए ऑब्वियसली तैयार हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है ड्यूटी? टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity and to renounce practice derogatory to the dignity of women। देखो इस ड्यूटी के अंदर हमें ये बोला गया है कि हमें जो है अपने देश के अंदर एक जो फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीएम्बल के अंदर देखा था, जो आपसी भाईचारे और एक ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, उसको हमें यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। हमें पता है, हमें आपको सबको पता है कि इंडिया के अंदर क्या है कि एक डाइवर्स कल्चर है, और आर्टिकल 15 के अंदर हमने ये देखा था ना कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप किसी को क्या करेंगे कि यहाँ पे भी वही चीज़ आपको दी गई है कि ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स योर नेशन कि आप डिस्क्रिमिनेशन को नहीं फैलाओगे, ठीक है। आप जो है एक हार्मोनी को मेंटेन करोगे, एक जो है कॉमन ब्रदरहुड को मेंटेन करोगे, साथ साथ औरतों का भी आप रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। अगर कोई हिंदू है तो कोई वो किसी मुसलमान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कोई अगर पंजाबी बोल रहा है तो वो किसी हिंदी बोलने वाले को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आप किसी भी बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए इसको? जो अगला हमारा ड्यूटी है, नेक्स्ट ड्यूटी हमारा क्या है? तो नेक्स्ट ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देखो आपको पता है कि हमारे देश का जो कल्चर है वो बहुत वास्ट है। इवन अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन थी वो हमारे यहाँ ही दिखी थी, ठीक है। अगर फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड जो बुक लिखा गया था ऋग्वेद, वो भी देखो तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ही इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास है ना कि बहुत ही वास्ट कल्चर है, कि डाइवर्स कल्चर है, और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी ये ड्यूटी है कि आप जो है अपने कंपोजिट कल्चर को, एक वास्ट डाइवर्स कल्चर को आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसके साथ और क्या क्या ड्यूटीज है? तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। आपको क्या करना है कि आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, फॉरेस्ट आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, आपके घर के आसपास वेल्स हो, कुएं हो, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको क्या करना है कि आपको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि देखो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने आसपास के नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम करें, हम अपने आसपास के जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करें, जो फ्लोरा फौना है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करें। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है दोनों जो यहाँ पे ड्यूटीज दी गई है, जो लास्ट क्लास मैंने डीपीएसपी का लिया था, अगर वो आपको याद हो तो डीपीएसपी के अंदर भी आपको क्या बोला जाता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्लस क्या करना चाहिए, हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अगर इन्वायरमेंट और कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन की बात की गई है तो वो आपको कहाँ कहाँ दिखेगा? तो वो आपको डीपीएसपी के अंदर दिखेगा, और दूसरा कहाँ दिखेगा? तो दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी दिखेगा। तो दो जगह पे ये चीज़ें आपको दिखेगी, ओके। ये चीज़ कई बार यूपीएससी पूछ चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो है हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने का और नेचुरल इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की जो बात होती है, ये डीपीएसपी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन्ड है। चलिए अगले ड्यूटी की तरह हम बढ़ते हैं। अगला ड्यूटी हमारा क्या है? तो अगला ड्यूटी ये है टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पो, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखो, जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो
राजा राम मोहन रॉय थे, उनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला गया। उन्होंने क्या बोला था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में योगदान देना चाहिए। तो ये ड्यूटी यही कहता है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी ये ड्यूटी है कि रिसर्च डेवलपमेंट में अपना योगदान दे, साइंटिफिक वे में जो एक जिंदगी जीने का जो आधार है उसको करे, ठीक है, एक साइंटिफिक वे में आपको रिफॉर्म की भी जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्वायर वायलेंस। देखो आप देखते हो कि आर्टिकल 19 के अंदर हमने एक चीज देखा है कि हमारे पास क्या है कि पीसफुली एसोसिएशन करने का अधिकार हमें दिया गया है, लेकिन जो आप स्ट्राइक करते हो, हड़ताल वगैरह करते हो, तो इसको वहाँ पे बिल्कुल भी नॉन जस्टिसेबल मान दिया है। अगर आप हड़ताल वगैरह करते हो तो आपको जेल जानी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि हड़ताल वगैरह क्या होता है, वायलेंट रूप धारण कर लेता है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखो, सपोज करो किसी एग्जाम का कोई पेपर लीक हो गया, बच्चे ट्रेन के डब्बे फूंक देते हैं। रिसेंटली हमने देखा था पटना में कई ट्रेन को जला दिया गया था। तो आपको ये सब नहीं करना है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, लाइक गार्डन है, पब्लिक पार्क है, हमारा इंडियन रेलवे है, तो इन सब को प्रोटेक्ट करना है। और अगर वायलेंस हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, उसको नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ड्यूटी, तो नेक्स्ट ड्यूटी क्या है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ इंड्यूवर एंड अचीवमेंट्स। देखो जो 10वां हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके अंदर क्लियर ये बोला गया है कि इंडिविजुअली खुद को डेवलप आपको कंटिन्यूसली करना है। क्योंकि देखो एज ए सिटीजन अगर आप खुद को डेवलप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका सोसाइटी डेवलप होगा। अगर आप डेवलप हुए, सोसाइटी डेवलप हुई, तो ओवरऑल क्या होगा कि देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसीलिए ये आपकी ड्यूटी है कि आप खुद को ग्रूम करें, खुद को डेवलपमेंट करें, ठीक है, खुद को डेवलप करें, ठीक है। और जो आखिरी वाला है हमारा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं, देखो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या बोला था, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को उन्होंने रिकमेंड किया था। फाइनली बहुत सारी बातें चली, उसके बाद हमने टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को एडॉप्ट किया था वहाँ पे, ठीक है। और 2002 के अंदर जब 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है, जब हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 21A। इसके साथ साथ हमने डीपीएसपी के अंदर देखा था आर्टिकल 45 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। तो इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पे बोला गया कि जितने भी गार्जियंस हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर उनका बच्चा 6 साल से लेके 14 साल के बीच में है तो उसको स्कूल भेजना कंपलसरी है, ठीक है। क्या बोला गया, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है एवरी गार्जियन की, एवरी पेरेंट्स की, जो भी वार्डनिंग कर रहे हैं कि 6 से लेके जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी स्कूल भेजा जाए, ठीक है। तो ये जो था ये टोटल 14 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे दिखे। अब एक बार हम फिर से मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक बार और मैं चीज़ों को समझा देता हूँ ताकि आपका यहीं पे रिवीजन हो जाए, आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना हो, यहीं पे रिवीजन हो जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या था, एज अ सिटीजन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स योर नेशन। क्यों, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ ड्यूटी भी वहाँ पे निभानी पड़ेगी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाए और इस 8 फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर राइट टू पे टैक्स को भी ऐड किया जाए। क्या, राइट टू पे टैक्स।
कि एज अ सिटीजन आपको देश के लिए टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसको ऐड नहीं किया गया। फाइनल जो सेट था उस सेट के अंदर हमने टोटल जो है ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे ऐड किया, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया कि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यहाँ पे ऐड किया, जिसके अंदर ये बोला गया कि हर एक पेरेंट्स का, हर एक गार्जियन का ये ड्यूटी होता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे अगर वो 6 से 14 साल के बीच में है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक सेशन हम ये करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या डिफरेंस है इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फाइनली जो है आपका जो पार्ट 4 है वहां तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको पार्ट 4A के अंदर दिखा, तो यहाँ तक आपका जो है कंप्लीट हो गया लक्ष्मीकांत। इसके बाद जो है हम यूनियन एंड स्टेट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। चलिए फिर बाय।